हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुनील इन फ्रंट ऑफ यू। जैसा कि हमें पता चला कि हम कूलम्स लॉ कर चुके हैं, तो आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा टॉपिक है जो हमें शुरू करना चाहिए। तो इस चीज को ज्यादा वो ना करते हुए क्या है कि हम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट चले, इससे बेटर है थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड करने से पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो देखो, चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस द चार्ज एट रेस्ट। असल में ये जो रेस्ट है, ये रेस्ट नहीं होता। क्या है बेटा, बाई चांस एक चार्ज है वो यहां है, फिर आफ्टर सम टाइम टी वो यहां है, क्या पता उसके बाद यहां हो भाई टी, उसके बाद यहां हो जाए। अब इस चार्ज की प्रॉपर्टीज मैं कैसे पता करूंगा? मेरे लिए तो मैंने जैसे ही भाई चलो मेरा माइक्रोस्कोप है वो इस पे जूम किया, विद इन 1 मिलीसेकेंड ये कहां पहुंच गया यहां, तो मैं ऑब्जर्व क्या करूंगा? तो इस चीज को रखने के लिए या इस चीज को समझने के लिए हमने उसको नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मींस एज्यूम किया कि वो चार्ज क्या है, एट रेस्ट है, लेकिन रियल में चार्ज रेस्ट पे नहीं है, वो मोशन में रहता है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो टोटली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था कि हाँ भाई ये चार्ज है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो आपने पढ़ा, जैसे हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, वो क्या स्टेट करता था कि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन और रिपल्शन, हालांकि ग्रेविटी सिर्फ अट्रैक्शन को शो करती है, रिपल्शन कभी नहीं करेगी। तो हमारा कूलम्स लॉ भी वही स्टेट करता है, व्हेनेवर टू चार्जेस, वो चाहे कहीं भी है, देयर समथिंग अ बॉन्ड, उनके बीच में कुछ बॉन्ड होगा। वो बॉन्ड क्या होगा? मे बी अट्रैक्शन का होगा और मे बी रिपल्शन का होगा। अब या तो अट्रैक्टिव और ये रिपल्सिव। अब यहां पे हमारा जो लॉ आता था वो क्या आता था? लाइक चार्जेस और अनलाइक क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। जैसा हमारा मैग्नेटिज्म का लॉ था कि एक बार नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ये दोनों अगर हैं तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट। अगर ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं तो ये भी क्या करेंगे? अट्रैक्ट। दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे तो ये क्या करेंगे? रिपेल। ये क्या करेंगे? रिपेल ईच अदर। क्लियर? उसके बाद हमने थोड़ा सा और पढ़ा, वो क्या था, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फिर आया कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की अच्छी बात पता है क्या, कि हाँ ये वेक्टर फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए सबसे बड़ा चांस है कि हम इसको क्या प्रूफ करें। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद भी मैं कूलम्स लॉ पढ़ रहा हूं इन वेक्टर फॉर्म, तो थोड़ा सा इल्यूजन बन जाता है कि हाँ ये इलेक्ट्रिसिटी तो हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, जबकि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, एक जिसका मैग्नीट्यूड तो है ही, प्लस उसकी डायरेक्शन भी है पॉजिटिव टू नेगेटिव। उसके बाद मैं इसको एक स्केलर क्वांटिटी बोल रहा हूं, ना कि एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इस चीज को सॉल्व कैसे करते हैं भाई? क्यों है इलेक्ट्रिसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होते हुए स्केलर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं? तो इसके लिए हमारे पास एक फिनोमिना है। वो फिनोमिना क्या है कि हाँ भाई जितना भी चार्ज फ्लो करता है या कोई भी फ्लो का लॉ है, वो क्या करता है कि हायर टू कहां जाएगा? लोअर। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, इट इज ऑफ हायर पोटेंशियल एंड इट इज ऑफ लोअर पोटेंशियल। और लॉ क्या कहता है कि हाँ हायर टू लोअर पोटेंशियल हमारा करंट फ्लो करेगा, और ये सच भी है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भाई पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन मैं जूम करता हूं, मैं एक कंडक्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, या मैं इनको सिर्फ चार्ज बोलूंगा भाई, चार्ज ये पड़े हैं, इसको मैंने कोइंसिडेंटली एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट किया तो दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। तो हम अगर
लो ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर चेक करते हैं तो मेरे करंट की फ्लो क्या होगी, ये डायरेक्शन है ना। लेकिन जैसे ही मैं इनको लिखूंगा तो एक वर्ड आता है ड्रिफ्ट, कोई बात नहीं अभी नहीं समझ आएगा। पॉजिटिव टर्मिनल किसको अट्रैक्ट करेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करेंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन्स इज अ काइंड ऑफ चार्ज, क्योंकि दो ही टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव जिसको मैं प्रोटॉन बोल लेता हूं कई बार, एक नेगेटिव जिसको मैं क्या बोलता हूं, इलेक्ट्रॉन। और जो मेरा क्वांटाइजेशन था Q इज इक्वल टू Ne, वो भी किस चीज को बता रहा था, मेरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। असल में चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है और प्रोटॉन भी एक चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी कॉम्बिनेशन है। तो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन तो ड्यू टू क्रॉस हो गई ना, कि भाई इलेक्ट्रॉन अपोजिट जा रहे हैं, टर्मिनल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी अपोजिट जा रही है। तो इस चीज को हमने कैंसल आउट करके लिख दिया कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब मैं इस पूरे चैप्टर में सिर्फ चार्ज की बात करूंगा, Q इज इक्वल टू चार्ज, F इज इक्वल टू QE, मतलब बहुत सारे मेथड है। तो इस पूरे चैप्टर में हम बात कर रहे हैं चार्ज की, और चार्ज की डायरेक्शन होती है, चार्ज की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन है लेकिन वो स्केलर क्वांटिटी, लेकिन चार्ज एक स्केलर नहीं एज्यूम किया जाता। हम जानते हैं भाई एक टर्मिनल है, अगर वो टर्मिनल नेगेटिव है तो वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो डायरेक्शन तो आएगी। मैं सीधा बोल सकता हूं टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज कहीं भी हो सकता है। क्लियर है। तो इस पूरे चैप्टर में हमने यही चीज देखी कि चार्ज को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए आप लोग वैसे डराइव कर चुके होंगे, हम एक 3 डायमेंशनल ले लेते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, x, y एंड z। एक पॉइंट चार्ज यहां, एक पॉइंट चार्ज यहां, इसको प्लेस किया मैंने Q1, इसको नेम किया मैंने Q2, ये इनका ओरिजिन है O। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनकी एक डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि Q1 का अगर कुछ मैग्नीट्यूड है, अगर इसको मैथमेटिकली देखता हूं, ऐसे ग्राफ बना लेता हूं मैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो इसको मैं जब चेक करता हूं तो Q1 के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिलते हैं x एक्सिस के अलोंग पहले लिखा जाता है और y एक्सिस के अलोंग दूसरा। तो इसका क्या रहेगा, 2 अगर बाय चांस ये सेंटीमीटर्स में है, ये सेंटीमीटर्स में, तो 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द x एक्सिस एंड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम y एक्सिस। ये इसका क्या है कोऑर्डिनेट की। हाँ, अगर मैं 2 सेंटीमीटर x एक्सिस के अलोंग जाऊं और 4 सेंटीमीटर y एक्सिस के अलोंग जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, एक चार्ज मिलेगा जिसको मैंने क्या नेम किया है, Q1। तो इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। अब मुझे इसकी डायरेक्शन वेक्टर भी चाहिएगा, तो मैं इसको नेम कर देता हूं R1। ऐसे ही Q2 है, इसको मैंने नेम कर दिया R2। ठीक है। ये दोनों ओरिजिन पे ना होके दोनों अलग पोजीशन पे है। तो हमारा फिर कूलम्स लॉ स्टेट करता है कि देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। जरूर होगा अट्रैक्शन या रिपल्शन। ठीक है। तो हमें तो एज्यूम कर रहा था कि Q1 Q2 कुछ भी है, तो आपकी बुक में स्टेट कर रखा है कि भी दोनों क्या है, रिपेल कर रहे हैं। बाय चांस Q2 पे एक फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से Q2 पे एक फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, 1 की वजह से। यहां पे किसका फोर्स लग रहा है अगर रिपेल हो रहा है तो, F1 पे किसका लग रहा है, F2 पे। ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिपेल है। Q1 Q2 क्या है, सेम चार्ज है, इसलिए दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब मुझे बाय चांस मैं करता हूं, भाई ये मेरा सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज है कि ये मेरा ओरिजिन मान लिया, क्योंकि हमें देखो जैसे बाय चांस मैंने एक लाइन खींची यहां से यहां, ठीक है, एज्यूम करते हैं 7 सेंटीमीटर है, तो ये मेरा ओरिजिन हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। बाय चांस मुझे क्या पता, मैं इसको ओरिजिन बना लूं, 0 1 2 3 4 5 6 7।
देखो चाहे मैं लेफ्ट टू राइट मेजर कर रहा हूं चाहे राइट टू लेफ्ट, इसका टोटल डिस्टेंस क्या है 7। क्यों? क्योंकि मुझे एक ओरिजिन तो एज्यूम करना पड़ेगा, एक ओरिजिन एज्यूम करना पड़ेगा। भाई 0 इधर से शुरू कर लूं या 0 इधर से कर लूं, हालांकि डिस्टेंस सेम रहेगा। तो मैंने Q1 को जब एज्यूम किया कि चलो Q1 क्या है, एक सोर्स चार्ज है, तो इस पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू 2, तो Q2 इस पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, तो इसका डायरेक्शनल वेक्टर बन गया ये वाला। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे R1 2। 1 पे कौन फोर्स लगा रहा है 2 लगा रहा है, तभी तो ये रिपेल हो रहा है। अब सेकेंड टाइम मैंने क्या कर लिया कि चलो Q2 को मैं पॉइंट या ओरिजिन मान लेता हूं, तो एक डायरेक्शनल वेक्टर कौन लगाएगा, ये लगाएगा। इस पे कौन लगा रहा है Q2 पे, ये रिपल्सिव क्यों हो रहा है ड्यू टू 2 1, ड्यू टू 2 1। तो ये कोऑर्डिनेट्स डालने समझ आए बेटा। अब आते हैं हमारे इसके कि भाई हाँ इसको डेराइव कैसे करते हैं। तो कूलम्स लॉ आप लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आ जाती है वेक्टर की बात। तो वेक्टर क्या होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो वेक्टर बाय चांस मेरे पास फोर्स है यानी F का मैग्नीट्यूड इनटू F की डायरेक्शन, कि भाई चलो डायरेक्शन को मैं एक कैप से शो कर देता हूं और उस कैप को मैं बोलता हूं यूनिट वेक्टर। देखो यहां मैग्नीट्यूड की बात हो रही है या डायरेक्शन की हो रही है, तो डायरेक्शन में मैं क्या यूज करूंगा यूनिट। क्यों करूंगा कि भाई अभी मैग्नीट्यूड हमने साइड में रख दिया, अब मुझे उसकी क्या फाइंड करनी है डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो मुझे उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो यूनिट वेक्टर का ले लेता हूं। भाई बाय चांस मैं एक बस जा रही है, अब बस में जो ड्राइवर है वो यूनिट चार्ज है। ड्राइवर ने अगर बस को लेफ्ट मोड़ा तो बाकी जो बस के पैसेंजर हैं क्या वो अलग चले जाएंगे, नहीं, वो क्या एक सिस्टम है, बस इज ए काइंड ऑफ सिस्टम। बस लेफ्ट गई तो ड्राइवर ने बस को लेफ्ट किया तो सारे पैसेंजर भी कहां हो जाएंगे लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी। बस फिर से मुड़ी, फिर से कैसे भी जाए, वो ऊपर नीचे तो नहीं जा सकती, एरोप्लेन नहीं है हमारे पास, तो क्या है बस दाएं बाएं कैसे भी जाए। यानी एक चार्ज की अगर मुझे डायरेक्शन पता चल जाए तो मुझे बाकी सब चार्जेस की क्या हो जाएगी डायरेक्शन पता चल जाएगी। इसलिए हमने बुक में इसको क्या लिखा है एक डायरेक्शन, किस चीज की यूनिट डायरेक्शन ऑफ दिस पोजीशन, जिसको मैंने किससे डिनोट किया कैप से, आर कैप। ठीक है, अब आर कैप बाय यूजिंग ओम्स लॉ करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। अब जो ये यूनिट वेक्टर है इसको कैसे निकालेंगे, ये यहां मल्टीप्लाई F, यहां के क्या होगा डिवाइड होगा, यानी उसी चीज का वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो यहां मेरा जो R है, R की डायरेक्शन है, इसको मैं लिख सकता हूं R अपॉन R का मैग्नीट्यूड। भाई ऐसे ही पॉसिबल है, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो यहां पर मैंने R कैप की जगह क्या लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू R का डायरेक्शन, सॉरी R वेक्टर अपॉन में R का मैग्नीट्यूड। तो मेरे पास एक नया रिजल्ट आया था, वो क्या आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर इंटू R वेक्टर। अब बुक में ये R वेक्टर को थोड़ा और डिफाइन कर रखा है, लेकिन हम अभी थोड़ा सा पीछे वाला रिवाइज कर रहे थे, बाय चांस कोई गैप हो गया बच्चों में तो कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर किसी बच्चे को फिर भी प्रॉब्लम है तो वो थ्रू कमेंट बॉक्स या मैसेज मुझे कर सकता है, मैं इस पूरे टॉपिक को फिर से रिपीट कर दूंगा। अभी तो हमने बहुत फास्टली किया ये, ठीक है। तो कूलम्स लॉ, फिर आया था स्पीड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी 3 तरीके से करते हैं, है ना भाई। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, एक पॉइंट पे हो सकता है, एक लाइन पे हो सकता है, एक स्फीयर पे हो सकता है, एक क्यूब पे हो सकता है ना। अब देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, भाई ये पॉइंट चार्ज है। अब इसके ऊपर क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एटलीस्ट इसको एक लाइन तो होना चाहिए, तभी तो इस पे एक चार्ज चढ़ेगा कि भाई यहाँ इस पे इक्वल है। अब ये तो नहीं है ना, जैसे मार्कर है, इस पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस कोने पे, बाकी है नहीं। वो क्या होते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो सबसे पहले लीनियर होते हैं, तो लैम्डा
अगर वो मतलब हमारे एरिया पे होते हैं तो मैं बोलता हूं सिग्मा, और अगर वो इसके अंदर भी हैं, देखो पहले तो वो सिर्फ मुझे बाई चांस आप लोगों को फ्रंट नजर आ रहा है लीनियर, फिर मैंने कहा नहीं भाई इसका जो आउटर सरफेस है इस पे पूरे पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। ये नहीं है कि आपको कैमरे में नजर आ रहा फ्रंट तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ फ्रंट में, नहीं, वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, चारों तरफ है। तो ये सरफेस पे अब बाई चांस मैंने कहा भाई ये अंदर से भी वैक्यूम नहीं है, अंदर भी इसके क्या है, चार्ज है, तो वॉल्यूमेट्रिक है। तो वॉल्यूमेट्रिक को मैं किस में बोलता हूं, रो में। अगेन वही मेरा फोर्स फोर्स फोर्स, ये कौन सा है, कूलम फोर्स, कूलम फोर्स। अब लैम्डा है तो स्मॉल लेंथ का निकाल लूं, सिग्मा है तो स्मॉल सरफेस चेंज का निकाल लूं, और अगर मेरे पास रो है तो स्मॉल वॉल्यूम का निकाल लूं, डीवी अपॉन एल। लेंथ की बात करेंगे तो एल यानी आर स्क्वायर एंड आर क्यूब। देखो वैसे भी हम जानते हैं कि जो हमारी वॉल्यूम है मीटर, 2 मीटर, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं लेंथ की, 2 मीटर स्क्वायर इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं एरिया की, 2 मीटर क्यूब इसका मतलब क्या है, मैं बात कर रहा हूं उसकी वॉल्यूम की। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, एक बेसिक टर्म था, कई बार 1 मार्क क्वेश्चन या एमसीक्यूज में आ जाता है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आई होप, लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे बता देना। अगर आप कहोगे कि सर बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करना है हमें, तो स्टार्टिंग से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज के लिए हम शुरू करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसे हम कई बार सुनते हैं कि एक बंदा बहुत ही हाई टेंशन वायर हमारे ऊपर से जा रही है तो उसको हम टच भी नहीं करते। देखो टच करते हैं तो वो ऑब्वियसली करंट लगेगा, कई बार हम उसको टच भी नहीं करते, उसके आसपास से गुजरते हैं, वो पकड़ लेता है और उसको जला के मार देता है। मोस्टली आपने ये इंसिडेंट सुने होंगे, बहुत सारे इंसिडेंट हो जाते हैं, किसी को करंट ने पकड़ लिया, किसी को फेंक के मारा। तो ये भी क्यों होता है, ड्यू टू वेव फॉर्म। करंट क्या होता है, 2 टाइप के करंट होते हैं, एक होता है डीसी, एक होता है एसी। डीसी क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल मींस उसकी डायरेक्शन हमेशा एक ही रहेगी। एसी क्या होता है, वेव फॉर्म में, एक बार पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक बार नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो हम कई बार सुनते हैं कि जो हमारे घर में करंट है वो प्रोवाइड, वो कौन सा होता है, एसी होता है। तो हमें ना आज तक ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई ये करंट होता क्या है। करंट कई बार हम कहते हैं बिजली ने उसको पकड़ लिया, कई बार बोलते हैं बिजली ने उसको झटका देके दूर फेंक दिया, झटका देके दूर फेंक दिया और एक बार में उसको चिपका लिया। देखो सेम करंट है मगर ड्यूअल प्रॉपर्टी दिखा रहा है। क्या प्रॉपर्टी, कि एक बार तो उसने चिपका लिया और हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, एक बार उसने हमें करंट लगते ही दूर फेंक के मारा। तो ये ड्यूअल प्रॉपर्टी क्यों होती है, ये होती है उसी साइकिल की वजह से। बाई चांस वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है और नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो क्या होगा, अट्रैक्टिव, और नेगेटिव टू पॉजिटिव तो जाएगा तो क्या होगा, रिपल्सिव, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही बनना चाहिए, फिर वो या तो अट्रैक्टिव होना चाहिए या रिपल्सिव। तो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर कि वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। पॉजिटिव टू नेगेटिव मींस मैं बात करूंगा चार्ज की। अब 2 टाइप के चार्ज लूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बताता हूं क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है द मेजर ऑफ द करंट बाय विच वी कैन फील इट। नहीं समझ आया तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं विंटर्स का। भाई सर्दियां हो रही हैं और हम आग जला के बैठे हैं, ऐसे आग जला के बैठे हैं, एक बंदा यहाँ बैठा है, एक बंदा यहाँ बैठा है और एक इन सबसे दूर यहाँ बैठा है और एक बिल्कुल यहाँ बैठा है और एक तो मतलब इस आग पे ही बैठा है। लो अब ये आग क्या है, बाई चांस चार्ज है, बहुत बड़ा चार्ज का कॉम्बिनेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। इस पे सबसे ज्यादा आंच या उस आग की तपिश किसको फील होगी, ऑब्वियसली नंबर 1 क्योंकि आग पे ही बैठा है। हालांकि कुछ देर बाद खुद एक सोर्स चार्ज बन जाएगा। उसके बाद जिसका उसके साथ कम डिस्टेंस होगा
उसके बाद जिसका उसके सेकंड होगा, थर्ड होगा, और सबसे कम किसको महसूस होगी, इसको। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो बाई चांस R1, R2, R3, R4 और R5 सब कुछ हमें क्या बता रहा है, उसका डिस्टेंस बता रहा है। तो इस बार जो मुझे तपिश महसूस हो रही है इस आग की, किसकी वजह से हो रही है, इस आग की वजह से। तो ये क्या है मेरा सोर्स ऑफ हीट। किस पे हो रही है, तो मैंने भैया क्या किया, सबको एक एक थर्मामीटर दे दिया हाथ में कि लो पकड़ के बैठ गया और मुझे बताओ कितना टेम्परेचर आ रहा है तुम्हारे तक। तो इसने मुझे मतलब इसके थर्मामीटर का तो मेरे हिसाब से रीडिंग टूट जाएगी, लेकिन हम फॉर रेफरेंस 100 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। इसको फील हो रही है 80 डिग्री सेल्सियस, इसको फील हो रही है बाई चांस 65 डिग्री सेल्सियस, इसको फील हो रहा है बाई चांस 40 डिग्री सेल्सियस, और इसको फील हो रहा है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मैंने ये क्या किया, इस थर्मोमीटर्स की रीडिंग को चेक करने के लिए कि भाई चलो R1 वेक्टर पे, R5 पे 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या उसकी इंटेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द टेस्ट। सोर्स आग, टेस्ट इसके हाथ में पकड़ा हुआ थर्मोमीटर, सोर्स आग, टेस्ट इसके हाथ में पकड़ा हुआ थर्मोमीटर, सोर्स आग, टेस्ट इसके हाथ में टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो क्लियर आया कि एक सोर्स चार्ज क्या होता है और टेस्ट चार्ज क्या होता है, प्लस इसकी इंटेंसिटी टोटली डिपेंड करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल की। अब करते हैं इसका बेसिक काम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सोर्स चार्ज क्या होता है। सोर्स चार्ज सिंपल लैंग्वेज में अब तो क्लियर हो गया होगा, फिर भी बताता हूं। ए चार्ज by which an electric field is generated। क्या होगा कि एक सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से जो एक फील्ड जनरेट हुआ उसको मैं क्या बोलूंगा, सोर्स चार्ज। अब आ जाते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, ए चार्ज by which we can measure the electric field। अगर रियल वर्ड में बोले तो इंटेंसिटी। क्या करना होगा मुझे कि एक ऐसा चार्ज जिसकी वजह से मैं उसकी इंटेंसिटी मेजर कर सकूं, और ब्रैकेट में लिखता हूं एट डिफरेंट स्टेजेस या डिस्टेंसेस। ठीक है, अब टेस्ट चार्ज बाई चांस ये मेरा सोर्स चार्ज है, इसको एस से डिनोट करता हूं, टेस्ट चार्ज को टी से डिनोट करता हूं। टेस्ट चार्ज यहां है तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा, टेस्ट चार्ज यहां है एज कंपेयर टू T1, T2 पे कम होगा, टेस्ट चार्ज यहां T3। तो सबसे कम जो इंपैक्ट करेगा वो कौन करेगा, T3, सबसे ज्यादा कौन करेगा, T1। तो टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज क्लियर है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कंफ्यूज नहीं होना। इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो जनरेट होती हैं। अगर आप लोगों को प्रॉपर्टीज देखनी है तो इसमें जो अच्छी बात है प्रॉपर्टीज, बाई चांस एक कंडक्टर है, बाकी तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। क्या होती है वो, इमेजिनरी होती है, रियल में मुझे नजर नहीं आती है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाई चांस ऐसा बनता है। तो बस एक ये सबसे खास प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं कंडक्टर से बाहर हूं तो जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आउटसाइड या आउटर सरफेस में, तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is positive to negative when they are outside the conductor, outside the conductor। और जब inside है
लूप तो बनाना पड़ेगा। तो इनसाइड में क्या होगी, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स उसका उलट, यानी अब डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो एक प्रॉपर्टी आपको ये हमेशा याद रखनी है जो थोड़ी सी अलग है, कि आउटर सरफेस में या कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये मैग्नेटिक फील्ड में भी चलता है, नॉर्थ टू साउथ चलती है और अंदर क्या चलेगी, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटर पे तो उसकी डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, और अंदर होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। और यही चीज हमारा फॉलो भी करता है, किस चीज का, भाई यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ भाग रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ। क्लियर है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने का क्या तरीका, भाई क्यों ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सिंपल सा रिलेशन लिखते हैं, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अब ये क्यू नॉट क्या है, दिस इज सोर्स चार्ज, दिस इज सोर्स चार्ज। क्यों, देखो E1 आ जाते हैं भाई, E2 एफ अपॉन क्यू नॉट, कोई बात नहीं, अभी नहीं समझ आ रहा होगा, कोई बात नहीं, क्यू नॉट, E4 एफ अपॉन क्यू नॉट। देखो जो E1, E2, E3, E4 है, इनका मतलब है टेस्ट चार्ज यहाँ Q1 है, टेस्ट चार्ज यहाँ Q2 है, टेस्ट चार्ज यहाँ Q3 है, टेस्ट चार्ज यहाँ Q4 है। लेकिन सोर्स क्या है इन सबका, सेम। सोर्स क्या है, सेम। बाय चांस दिस इज Q नॉट, Q1 यहाँ प्रेजेंट है, Q2 यहाँ प्रेजेंट है, Q3 यहाँ प्रेजेंट है और Q4 यहाँ प्रेजेंट है। देखो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सब अलग है, लेकिन हमारा सोर्स क्या है, कॉमन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द इंटेंसिटी ऑफ कूलम्स लॉ व्हेन ए सोर्स चार्ज इज प्लेस्ड या एज्यूम्ड एट सेंटर। जब मैंने क्या किया, एक सोर्स चार्ज को सेंटर पे एज्यूम किया, तो उसकी वजह से जो Q1, Q2, Q3, Q4 या Qn जो भी है वो क्या है, मुझे अलग अलग रेशियो दे रहा है, इसलिए मैंने इनको नेम दिया E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टेस्ट चार्ज Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टेस्ट चार्ज Q2। तो इस बार समझ आ गया होगा, दिस इज सोर्स चार्ज, दिस इज टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन तो बहुत सिंपल हो गया होगा। कैसे, हमें सिर्फ कूलम्स लॉ ही तो प्लेस करना है, कूलम्स लॉ प्लेस कर लेते हैं। तो E इज इक्वल टू, बाई चांस एज्यूम भी कर लेते हैं, Q नॉट Q1। ठीक है, दो सोर्स चार्ज है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, Q नॉट, इसको क्या बोल दिया, Q। चलो तुम्हारे उसके लिए क्या कर देता हूं, इसको लिख लेता हूं S और इसको लिख लेता हूं T। अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ये बात पेपर में भी कर सकते हैं आप लोग, S फॉर सोर्स, T फॉर टेस्ट चार्ज। तो मैंने क्या लिखा, T। तो कूलम्स लॉ क्या स्टेट करता है, बाय यूजिंग दिस क्या कहते हैं रिलेशन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, जो मेरा सोर्स चार्ज है, दो चार्जेस है ना, तो QS इंटू Q2, क्योंकि कूलम्स लॉ ये नहीं होता था Q1 Q2, वो हमने याद कर रखा है। असल में कूलम्स लॉ किसके बीच में बता रहा है, एक चार्ज, दो चार्जों के बीच का अट्रैक्शन या रिपल्शन। तो दो चार्ज है, जिसमें से एक का नाम है QS, एक का नाम है QT अपॉन R स्क्वायर इनटू 1 अपॉन QT, 1 अपॉन QT, QT से QT चला गया, तो E क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू QS अपॉन R स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बताओ भाई क्या हो जाएगा, QS अपॉन RT, सॉरी QS अपॉन R स्क्वायर इंटू R की कैप। ये R जो डायरेक्शन है वो किसकी होगी, टुवर्ड्स QT की। क्लियर है, अगेन वही QT अपॉन QT, R स्क्वायर R क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो रिलेशन अलग दिख रहा है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो क्या निकालेंगे, F का, यानी फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन, चार्ज की क्या होती है, कूलम्स। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is Newton per coulomb, or we can say
n पावर 1 c पावर -1 जो कि लिखी नहीं जाती है, तो ये दोनों मेथड है। अब आ जाते हैं 3 डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 3 डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? कैसे? यानी फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स का वैसे भी आप लोगों को याद हो गया mL/t-2 m1 L1t-2, लेकिन आप लोग अगर कुछ बच्चे नए हैं तो कैसे निकालेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास किसके लिए डिनोट किया गया? मास। और वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यही होती है ना? क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर ऐसे भी नहीं समझ आ रहा तो लोग m इंटू वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ पर यूनिट टाइम अपॉन t है तो t स्क्वायर हो गया, मीन्स m इंटू l अपॉन t स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला आया m1 L1t-2। दिस इज द 3 डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स q। तो फोर्स का मैं ऊपर लिख लूं m1 L1t-2 अपॉन q चार्ज। q क्या होता है? I इंटू टी। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट क्या था? Q बाय टी। तो चार्ज क्या हो गया? Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I का डायमेंशनल फॉर्मूले में हम क्या यूज करते हैं? A। टाइम का t। तो क्या बन गया 3 डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q? A t। तो हमारा रिलेशन क्या आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारा क्या आया? 3 डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया? m1 L1 t। देखो -2 था, एक और ऊपर चला गया तो -3 और इंटू a। दिस इज द 3 डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक बार पॉज करके बेटा अपने 3 डायमेंशनल फॉर्मूलाज उतारो, एसआई यूनिट उतारो। मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम, और 3 डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m1 L1t-3 इंटू a। a किस चीज को डिनोट करता है? मेरा चार्ज या करंट के लिए। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज। तो इनफाइनाइट वर्ड आते एक वर्ड आता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किस बच्चों को आता है? नहीं समझ आया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो देखो बाय चांस ये एक सोर्स चार्ज है Q, यहां भी एक चार्ज है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, और हर चार्जेस का मेरा सोर्स चार्ज मैंने किसको मान लिया? इसको। अब इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इतना ज्यादा प्रेशर आ गया है कि इसका जो टोटल प्रेशर होगा वो इनका न्यूमेरल सम्स, या मैं कहूं एप्सिलॉन नॉट वाला सम की I की वैल्यू 0 से लेकर I की वैल्यू n तक समेशन, यानी फोर्स ऑन सोर्स चार्ज ड्यू टू 1, फोर्स ऑन सोर्स चार्ज ड्यू टू 2, प्लस फोर्स ऑन source charge due to 3 plus force on source charge due to 4 up to force on zero charge due to n particles या n charge। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सीधा सा मेरा क्या कर देता था? एक F टोटल सम हो जाता था उसका। तो ऐसे ही हमारे पास अगर इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके ऊपर सोर्स चार्ज है तो उसका क्या रिलेशन बन जाएगा? डायरेक्ट लिख दूं मैं तो E इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ I पावर 0 से लेकर I इज इक्वल टू n तक F अपॉन Q। अब ये I की वैल्यू क्या है जो मेरा सोर्स चार्जेस है? Q नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैनी और इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, आई होप सभी को क्लियर है। फिर भी कुछ डाउट है तो आप ग्रुप पे भी मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर द डे।